हेलो। हम लोग पहले के वीडियो लेक्चर्स में बात कर चुके हैं किसकी हमने पहले देखा फ्लूइड फ्लो क्या होता है ना। उसके बाद हमने देखा कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस एजम्पशन पर ये वर्क करता है, और उसके साथ साथ फिर हमने देखा सिमिलरिटी पैरामीटर, सिमिलिट्यूड, फिर कुछ बेसिक ऐसे डायमेंशनलेस नंबर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम एरोडायनामिक में, है ना। तो उन डायमेंशनलेस नंबर्स के ऊपर हमने स्टडी करी, राइट। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, काइनेमेटिक और डायनामिक, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक की। किसकी? फ्लूइड काइनेमेटिक की। देखो एक चीज़, ये है फ्लूइड एंड ये है काइनेमेटिक। दो वर्ड होते हैं अपने, एक तो होता है काइनेमेटिक, दूसरा होता है डायनामिक। क्या होता है? डायनामिक, राइट। तो जब आप काइनेमेटिक की बात करते हो और डायनामिक की, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जो भी अब यहाँ पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि क्या हुआ, हम फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड के फ्लो की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी जो भी अपना फ्लूइड फ्लो है वो मूव कर रहा है, जो भी अपना फ्लूइड है वो मूव कर रहा है ना। तो इन्हीं दोनों के ऊपर, इसी के ऊपर बेस्ड है अपने ये दोनों, काइनेमेटिक और डायनेमिक। बट एक में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक में अपन ये कंसीडर नहीं करते कि ठीक है, अगर कोई फ्लूइड है वो मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है ना। तो इसे कहते हैं काइनेमेटिक। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि भाई अगर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो उसे डायनामिक कह देते हैं। अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये मूव करना शुरू किया तो कैसे मूव करेगा, ये तब मूव करेगा ना जब आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाओगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो कॉज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का, यानी फ्लूइड के मूवमेंट का जो कॉज होगा वो क्या होगा, फोर्स होगा। तो यहाँ से अपन एक डेफिनेशन इराइज कर सकते हैं इन दोनों के लिए। क्या ये कह सकते हैं कि अगर हम फ्लूइड काइनेमेटिक की बात करें, इट मीन्स कि हम यहाँ पर फ्लूइड फ्लो की मोशन की स्टडी करेंगे विदाउट कॉज। और कॉज क्या है यहाँ पर? फोर्स। यानी कि यहाँ पर हम फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे किसमें, फ्लूइड काइनेमेटिक में, बल्कि उसका मोशन क्या है उसकी स्टडी करेंगे, राइट। डायनेमिक में क्या करेंगे अपन? डायनेमिक में हम कॉज की स्टडी करेंगे कि आखिर ठीक है, अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, कि कौन सा फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया अपना डायनेमिक। तो काइनेमेटिक और डायनेमिक में दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि काइनेमेटिक में अपन क्या करते हैं, फोर्सेस का कंसिडरेशन नहीं करते, डायनेमिक में अपन फोर्स को कंसिडर करते हैं, राइट। ठीक है, अगर अपन डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। ठीक है। फ्लूइड काइनेमेटिक में देखो हम निकालते क्या क्या हैं, हम निकालते हैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट। फ्लूइड काइनेमेटिक को पढ़ने के हमारे पास दो अप्रोच हैं। क्या क्या? एक तो है लैग्रेंजियन अप्रोच और दूसरा है एलरियन अप्रोच। ठीक है। अब ये क्या करता है, जो लैग्रेंजियन अप्रोच है इसमें हम क्या करते हैं, हर एक, क्योंकि अगर फ्लूइड है ना, तो इट मीन्स कि क्या है, उसमें काफ़ी पार्टिकल्स हैं, तो अपन इसमें क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ते हैं, राइट। उसके बाद उसका मतलब कोई भी अगर अपना गिवन फ्लो फील्ड है तो उसमें हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, किसका, हर एक पार्टिकल का। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो अपना लैग्रेंजियन अप्रोच है वो काफ़ी एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इसमें हर एक पार्टिकल की स्टडी करते हैं। आइलेरियन अप्रोच में क्या होता है कि अपन एक एवरेज ले लेते हैं, मान लो कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एक एवरेज ले लेंगे, है ना। एवरेज लेने के बाद तो ये क्या होता है, उतना एक्यूरेट नहीं होता कि किसकी जितना, लैग्रेंजियन अप्रोच की जितना ये एक्यूरेट नहीं होता आइलेरियन अप्रोच। पर देखो लैग्रेंजियन में अगर आप हर एक पार्टिकल की स्टडी करोगे सो इट विल टेक मोर टाइम, बट आइलेरियन जो अप्रोच है वो क्या करेगा, लेस टाइम लेगा। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब देखो अगर अपन कंक्लूजन निकालें तो लैग्रेंजियन अप्रोच में हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसी की वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। अगर आप आइलेरियन अप्रोच की बात करोगे तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स की, मतलब एक एवरेज मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, कम टाइम चाहिए होता है इसको, और ये उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना कि लैग्रेंजियन अप्रोच होता है, राइट। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, फ्लूइड वेरिएबल की, है ना। फ्लूइड वेरिएबल, तो देखो फ्लूइड के अपने दो वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से,
वेक्टर फील्ड वेरिएबल और स्केलर फील्ड वेरिएबल। कौन कौन से? वेक्टर फील्ड वेरिएबल और स्केलर फील्ड वेरिएबल, राइट। तो जब अपन वेक्टर फील्ड वेरिएबल की बात करेंगे तो वेक्टर क्या होता है? जिसमें दोनों चीज़ें हों। देखो 3 चीज़ें होती हैं, हमने अब तक 2 चीज़ें पढ़ रखी हैं, स्केलर वेक्टर, है ना। पर एक चीज़ और होती है, दैट इज़ नोन एज टेंसर। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये कि 3 चीज़ें होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, है ना। स्केलर मतलब क्या हुआ? इसमें बस मैग्नीट्यूड हुआ विदाउट डायरेक्शन, राइट। इसमें मैग्नीट्यूड भी हुआ, डायरेक्शन भी हुआ। और टेंसर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, साथ में एक चीज़ और ऐड हो जाती है, दैट इज़ प्लेन। आई बात समझ में? तो स्केलर, वेक्टर और टेंसर। बट हेयर वी विल नॉट टॉक अबाउट एनी टाइप ऑफ टेंसर, राइट। हम यहाँ पर बस स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे। सो दैट्स वाई फ्लूइड वेरिएबल जो होते हैं वो अपने 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वेक्टर फील्ड वेरिएबल, दूसरा होता है स्केलर फील्ड वेरिएबल। वेक्टर में आपका क्या आ जाएगा? एक्सीलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना। तो ये क्या हो गया? एक्सीलरेशन हो गया, ये अपनी वेलोसिटी हो गई। जब आप स्केलर फील्ड की बात करोगे तो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड है बट दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर स्केलर फील्ड वेरिएबल, राइट। ठीक है, अब दूसरी बात, कुछ बेसिक टर्म है जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर अपन मास की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट है और हमें उसकी मास निकालना हो तो क्या होगा? मास। देखो काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत आती है, और अपन जब डेरिवेशंस करते हैं, मतलब कंजर्वेशन इक्वेशंस वगैरह की, या फिर आगे जितने भी एरोडायनेमिक के डेरिवेशंस करते हैं उसमें ये इश्यूज बहुत आती हैं। अगर हमने कोई ऑर्बिटल शेप बॉडी कंसिडर कर लिया, कोई हमसे बोला कि भाई इसका मास निकालो, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। सो आई विल डिस्कस इट। जैसे देखो मास मतलब हम कैसे निकालते हैं, कई बार होता है कि रो वी लिखा होता है, एम इज इक्वल टू रो वी, है ना। अदरवाइज जब आप कंटिन्यूटी का डेरिवेशन करते हो तो एम इज इक्वल टू रो बी एन आपको दिख जाता है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो हमें पता नहीं होता है कि सॉरी रो वी एन नहीं दिखता है यहाँ पर, मतलब रो वी एन, ये वी एन नहीं दिखता, रो वी दिख जाता है। उसके साथ जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर, ये क्या है? रो वी, ये अपना वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाता है? मतलब जो भी वेलोसिटी वेक्टर होता है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमें मिल जाता है। तो इससे हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हम बताएं आपको कि ये मास कैसे निकलता है। मास मतलब हमें कैसे निकलता है? मास इज इक्वल टू, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? रो इज इक्वल टू एम बाई वी, है ना। जब आप यहाँ से मास निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एम इज इक्वल टू रो इंटू वी। इसका हम एक बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन देखेंगे जब हम कंजर्वेशन इक्वेशंस करेंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर तो हमने सिंपल लिख दिया है, बट वहाँ पर हम क्या करते हैं? वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। बट हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी हमें मास निकालनी होगी तो हम कोशिश करेंगे कि एम इज इक्वल टू रो वी लगाएं, राइट। दूसरी बात, अब देखो एक तो मास हो गया, है ना। दूसरा होता है अपना मास फ्लो। क्या होता है? मास फ्लो, राइट। और उसके बाद एक चीज़ और होता है मास फ्लक्स। 3 चीज़ें होती हैं। तो मास तो हमें पता है m होता है ना। जब भी अपन बात करते हैं मास फ्लो की, तो मास फ्लो को मास फ्लो रेट भी बोलते हैं, जिसको हम m/t बोलते हैं, यानी मास पर यूनिट सेकेंड, है ना। इसे क्या बोलते हैं? मास फ्लो बोलते हैं। और मास फ्लो डिवाइड बाई एरिया को मास फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो बेसिक टर्म है जो कि हमें पता होने चाहिए। तो क्या होता है? मास तो हमें पता है, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी। जब आप मास फ्लो की बात करोगे तो मास यानी कि जो रो वी आपने निकाला है उसको आप सेकंड से डिवाइड कर दोगे, मास फ्लो मिल जाएगा। जब आपको मास फ्लक्स चाहिए होगा तो जो भी आपने मास निकाला है उसको आप किससे डिवाइड कर दोगे? एरिया से, राइट। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा मास फ्लक्स। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, अगर अपन मास फ्लो रेट की बात करें तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला? मास फ्लो रेट वैसे भी लिखा है ना, कहीं कहीं जगह पर आपको बुक में मास फ्लो रेट दिख जाएगा, कहीं कहीं पर आपको मास फ्लो दिखेगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मास फ्लो और मास फ्लो रेट दोनों सेम ही होते हैं। मास फ्लो रेट लिखा है तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, आपको पता चलता है रेट है मतलब टाइम से हमें डिवाइड करना है, तो m इज इक्वल टू मास बाई सेकेंड kg/सेकेंड, ठीक है। अगर हम मास की बात करें तो मास में क्या होता है, मतलब मास फ्लो अगर यहाँ से निकालोगे तो रो v इंटू ए, यही हो गया ना। अब देखो इसके अपने हमने 2 कंपोनेंट लिए, रो वी ए कॉस थीटा और रो वी कॉस थीटा इंटू, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, ये तो थे अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, है ना।
अब कुछ गवर्निंग इक्वेशंस हैं, क्या है, कुछ गवर्निंग इक्वेशंस हैं जो कि एरोडायनेमिक या फ्लूइड मैकेनिक्स या जो भी आप पढ़ते हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो तो उसके लिए कुछ बेसिक गवर्निंग इक्वेशंस होते हैं। तो अगर हम एरोडायनेमिक की बात करें तो इसके लिए भी कुछ बेसिक गवर्निंग इक्वेशंस या फ्लूइड मैकेनिक्स की भी कुछ गवर्निंग इक्वेशंस हैं, जिसमें से 3 हैं, 3 हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं। कौन कौन से? कंटिन्यूटी है ना, मोमेंटम, एनर्जी। इन्हें हम कंजर्वेशन इक्वेशंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ को कंजर्व करती हैं। कंजर्व मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करके रखना। कंजर्व मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई भी चीज़ है, अब आप उसको क्या करो, ना तो आप उसको प्रोड्यूस कर पाओ, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर पाओ, उसको बस एज इट इज़ रख पाओ या किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दो, है ना, बट उसमें लॉसेस नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो आप बात? तो कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? ये है मास कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड। मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन सारी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड हैं। देखो यहाँ से फिर आपने 2 इक्वेशन और सुने होंगे, आपने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन सुना होगा, आयलर इक्वेशन सुना होगा। आयलर इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अपन हर जगह यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स हो, एरोडायनेमिक्स हो, हर जगह आयलर इक्वेशन का यूज़ करता है, चाहे आप जो है एटमॉस्फेयर पढ़ो या फिर कुछ भी पढ़ो, है ना। आयलर इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आयलर इक्वेशन या नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आता कहाँ से है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब अपन यहाँ पर मोमेंटम इक्वेशन में एजम्पशन लगा देते हैं विसिड फ्लो के लिए, है ना, विसिड फ्लो यानी कि जिसके अंदर विस्कोसिटी होगी, तब यहाँ से जो इक्वेशन डिराइव होकर आता है उसे बोलते हैं नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, है ना। और जो इनविसिड के लिए है उसे बोलते हैं आयलर इक्वेशन। तो ये यहाँ से आता है। तो जब भी अपन डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन इक्वेशंस, जिस उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे, हमारे साथ पता है इशू क्या होती है, हमारे साथ ये इशू होती है कि हमें इक्वेशंस तो आते हैं बट वी डोंट हैव द नॉलेज दैट वेयर वी हैव टू अप्लाई दिस, है ना। क्योंकि हमें पता होनी चाहिए, अगर अच्छा देखो, मतलब अगर हमें पता नहीं होगा कि इक्वेशंस को हमें कहाँ अप्लाई करना है प्रॉपर प्लेस पर, तो हम उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका फिजिकल प्रिंसिपल क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, राइट। तो जब भी हम कंजर्वेशन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कंटिन्यूटी, मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशंस जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके एरोडायनामिक में। अगर ये तीनों इक्वेशंस आपको आते हैं तो डैम श्योर रहना कि नॉर्मल ऑब्लिक शॉक वेव जो है उसके सारे डेरिवेशंस आपसे बहुत अच्छे से हो जाएंगे और आपको फॉर्मूलेज याद भी हो जाएंगे, है ना। आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें मायने रखती हैं नॉर्मल और ऑब्लिक शॉक में। पहला है आपको पता होना चाहिए कि आइसेंट्रोपिक रिलेशंस, क्या पता होना चाहिए, आइसेंट्रोपिक रिलेशन। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कंजर्वेशन इक्वेशंस, राइट। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आपका जो भी ऑब्लिक शॉक या नॉर्मल शॉक है, यानी शॉक वेव का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल मतलब डेफिनेटली ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, है ना। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कंजर्वेशन इक्वेशंस है यानी कंटिन्यूटी, मोमेंटम, एनर्जी इक्वेशन, इनको डिराइव करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है डिफरेंशियल फॉर्म, है ना, और दूसरा है इंटीग्रल फॉर्म, राइट। तो हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस दोनों तरह से चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं। बट जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पर अपन डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, और जब आप एरोडायनेमिक पढ़ते हो तो वहाँ पर आप इंटीग्रल फॉर्म का यूज़ करते हो, है ना। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर अपन इंटीग्रल फॉर्म निकालते हैं तो यहाँ से डिफरेंशियल फॉर्म डिराइव करा जा सकता है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों टाइप के डेरिवेशंस को डिस्कस कर लें ताकि समझने में ईजिली हो, क्योंकि ये जो कंजर्वेशन इक्वेशंस है इसी के ऊपर बेस्ड है अपना एरोडायनेमिक, राइट। ठीक है, तो ये तो खैर अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम बात कर रहे थे फ्लूइड काइनेमेटिक की, है ना। अब कंजर्वेशन इक्वेशन का हम एक छोटा सा पार्ट देखेंगे कि बेसिकली होता क्या है, जिसमें से हम कंटिन्यूटी इक्वेशन ही अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें हमें कंटिन्यूटी के क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करने हैं, राइट। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूटी इक्वेशन की। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है कि मास जो है किसी चीज़ का वो कंजर्व होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। तो यानी कि अगर ये अपना कोई वॉल्यूम है ना, ये अपना कोई वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम के अंदर कोई एक मास होगा, तो जितना मास इन हो रहा है, मान लो कि यहाँ से इसके अंदर कोई मास इन हो रहा है ना, जो कि एंटर कर रहा है, और यहाँ से कुछ मास आउट हो रहा है, तो वो दोनों किसके इक्वल होनी चाहिए, जो यहाँ पर कंट्रोल वॉल्यूम में मास है ना। तो यानी कि
मास इन कंट्रोल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना मास इन हो रहा है उसमें से जितना मास घट रहा है, यानी जितना मास बाहर निकल रहा है उसको अगर अपन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना मास है इस कंट्रोल वॉल्यूम में, राइट। अब देखो वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यूटी का सेम इक्वेशन उठा लेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी वेक्टर कंसिडर करके कंटिन्यूटी का इक्वेशन उठा लेंगे। यहाँ पर हम डिराइव नहीं करेंगे इसको हम डिराइव करेंगे अलग सेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ों की ज़रूरत है। तो अपन इसको हम मतलब इसे हम बाद में डिराइव कर लेंगे बहुत ही प्रॉपर वे में और बहुत ही अच्छे से, है ना। अब देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन की अगर आप बात करो डिफरेंशियल फॉर्म में, है ना, तो डिफरेंशियल फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो होती है डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स डेल रो वी बाई डेल वाई डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम तीन डायरेक्शन कंसिडर करके चलते हैं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड में यानी जो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हर एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी वो वेरी करती है, वेलोसिटी कंपोनेंट यू वी और डब्ल्यू हो जाता है। तो उसी के बेस पर हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखा है किसमें, डिफरेंशियल फॉर्म में, है ना। अब देखो बेसिकली अगर हम बोले ये आया कहाँ से, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अपना होता है ना, वो होता है डेल डॉट रो वी प्लस डेल रो बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, है ना। अब डेल जो ऑपरेटर होता है, डेल का मतलब होता है कि आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, है ना। और जो ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो जब अपन यहाँ पर ये हो क्या है, डेल डॉट रो वी है, जब आप रो वी की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स रो यू डेल बाई डेल वाई रो वी और डेल बाई डेल जेड रो डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन क्या निकल के आ गया, आपका ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन था वो हमें मिल गया, है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली यही होता है डेल बाई डेल टी प्लस डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो ये तो होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म, है ना। अगर हमें इंटीग्रल फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन चाहिए तो इंटीग्रल फॉर्म में हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीधी सी चीज़ देखो, आप डिफरेंशियल को इंटीग्रल में, इंटीग्रल को डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मास की। मास को हमने किसका मास कंसीडर करा है, कंट्रोल वॉल्यूम का मास कंसीडर करा है। देखो यहाँ पर स्क्रीन में आपको विजिबल होगा, हम मास की बात करें, मास हम किसका मास लेंगे, जो भी हमने कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर करा है हम उसी का मास लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हम इसी का कर रहे हैं। तो कंट्रोल वॉल्यूम की अगर आप बात कर रहे हो और ये अपना इक्वेशन है ना, तो इसको आप इंटीग्रल फॉर्म में अगर लाओ तो किससे इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे आप वॉल्यूम इंटीग्रल से, है ना, वॉल्यूम इंटीग्रल से। और जब आप वॉल्यूम इंटीग्रल का साइन यहाँ पर लगाओगे तो आपको इंटीग्रेट उसको किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो अपन चाहे तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर मतलब इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल रो वी डेल वी इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। और अगर आप ये और ये हटा दो तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, इतना जो इक्वेशन है वो आपका हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना। उसके साथ साथ कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टडी फ्लो के लिए एक होता है रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है ओनली फॉर स्टडी फ्लो, मतलब इसे हम अलग कहीं यूज़ नहीं कर सकते। इसका एजम्पशन है कि इट विल बी ओनली यूज फॉर स्टडी फ्लो, राइट। अब ये कहाँ से आया, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ये अपना डेल रो बाई डेल टी था। देखो स्टडी फ्लो होता क्या है, स्टडी फ्लो मतलब कई लोगों को लग रहा होगा कि स्टडी फ्लो मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई फ्लो रुका हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टडी फ्लो मतलब ये होता है कि कोई फ्लूइड पार्टिकल यहाँ है, एक पर्टिकुलर टी टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया, उसके बाद एक और पर्टिकुलर टाइम के बाद ये यहाँ पहुँच गया, है ना। तो यहाँ पर टाइम वेरी कर रहा है t1 और यहाँ पर टाइम वेरी कर रहा है t2, बट जो प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड की इस पार्टिकल की यहाँ पर थी, है ना, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी हों, वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी हों। अगर ऐसा होता है तब अपन इसको बोलते हैं कि ये क्या है, स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल जो है वो अपना प्लेस चेंज करते हैं बट उनकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है, समझ रहे बात। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपन हमेशा मिस करते हैं। सो वी हैव टू माइंड इट कि स्टडी फ्लो मतलब ये नहीं होता कि फ्लूइड जो है वो स्टेशनरी है या रुका हुआ है। स्टडी फ्लो मतलब ये होता है कि जो भी फ्लूइड है उसके पार्टिकल्स, मतलब जो फ्लूइड का पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही हैं, है ना। ये होता है अपना स्टडी फ्लो। तो जब भी अपन स्टडी फ्लो की बात करेंगे, स्टडी फ्लो में हम कंटिन्यूटी कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, रो 1 a1 v1 इज इक्वल टू रो 2 a2 v2। डोंट वरी, जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करेंगे किस में,
मतलब बढ़िया से जब डेराइव करेंगे तब आपको ये सारे पता चलेंगे कि कहाँ से ये इक्वेशन निकल के आया है ना। देखो ठीक है, अब फिर दूसरी चीज़ है हमारा आ गया अनस्टडी एंड कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो मतलब क्या होता है, अनस्टडी एंड कंप्रेसिबल फ्लो। अनस्टडी मतलब ये हुआ कि वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि अभी हमने देखा था कि फ्लूइड पार्टिकल में स्टडी फ्लो में वेरिएशन नहीं हो रहा था टाइम के साथ। अगर आप अनस्टडी फ्लो की बात करोगे तो अनस्टडी में वेरिएशन होगा टाइम के साथ। कंप्रेसिबल फ्लो की बात करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरी हो गया। कंप्रेसिबल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्रेस करना। अगर कोई चीज़ कंप्रेस होता है तो पहले कोई चीज़ इतने बड़े वॉल्यूम में आ रही थी, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो वो इतने में आ जाएगी। इट मीन्स कि क्या हुआ, इसकी स्पेस में वेरिएशन हुआ। क्या हुआ, इसके स्पेस में वेरिएशन हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर अपन कंटिन्यूटी का ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, मतलब अनस्टेडी फ्लो के लिए। क्योंकि यहाँ पर डेल रो बाई डेल टी है, और रो क्या है, डेंसिटी जो है वो भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स कि क्या हुआ, अगर ये चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब अनस्टेडी फ्लो की हम बात कर रहे हैं। और अगर अनस्टेडी फ्लो है देन वी विल यूज दिस इक्वेशन, राइट। जब हम बात करेंगे कि कंप्रेसिबल फ्लो की, तो कंप्रेसिबल फ्लो में क्या हो रहा है कि चीज़ें जो है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रही हैं, यानी कि वेरिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर कोई चीज़ वेरी हो गई, इट मीन्स कि यहाँ पर किसका कंसेप्ट आ जाएगा, डेंसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, रो का कंसेप्ट आ जाएगा ना, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है, m/v। और यहाँ पर आप देखो पहले ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, हमने इसको कंप्रेस करा, ये इतना बड़ा हो गया। इट मीन्स कि ये डेंस हुआ ना, इसकी डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ज़्यादा मास ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेंसिटी का कंसेप्ट आ गया। तो इट मीन्स कि क्या हुआ, यहाँ पर डेंसिटी भी वेरी कर रही है। तो अगर डेंसिटी वेरी करती है ना, और प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलेंगे कि, इसलिए हम इसको यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो अपना अनस्टेडी और कंप्रेसिबल फ्लो के लिए वैलिड है। बट अगर आप बात करोगे किसकी, अगर आप बात करोगे अनस्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, किसकी बात करोगे, अनस्टेडी एंड स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। तो स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की अगर आप बात करोगे तो डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, है ना। तो डेंसिटी अगर वेरी नहीं करेगी तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाए डेल वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, डेंसिटी वेरी नहीं करेगी तो डेंसिटी वेरी नहीं करेगी तो ये क्या आ जाएगा, डेल वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से देखो, है ना, क्योंकि डेंसिटी तो वेरी नहीं करेगी, तो सो इट विल बी इक्वल टू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। डेंसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये किसके लिए हो गया, अनस्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, ठीक है। अब देखो स्टडी और कंप्रेसिबल फ्लो की अगर आप बात करोगे तो स्टडी में क्या हो गया, टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, सो इट विल बी इक्वल टू डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू जीरो। और जब आप इसकी बात करोगे स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, सो इट विल बी इक्वल टू डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये हो गया अपना कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसके आपने 4 जंक्शंस पढ़े, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम बात करते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। देखो बोला है कि फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात करें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की, जिसमें हमें यू दे रखा है। यू क्या है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये दे रखा है 2x² प्लस Z² प्लस 6। वी दे रखी है हमें y² प्लस 2Z² प्लस 7। तो हमें यहाँ से निकालना है क्या, निकालना है W निकालना है। W क्या है, यानी वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन, वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले एजम्पशन हम कंसीडर करते हैं, ये किसके लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। तो यहाँ पर देखो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है। तो जब भी आप इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करोगे तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में यहाँ पर देखो दोनों में, चाहे वो स्टडी या अनस्टडी, इनकम्प्रेसिबल फ्लो में क्या रहता है, डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। सो वी विल कंसिडर डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। डेल मतलब क्या हुआ, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। जब आप बी की बात करोगे तो वी क्या हो गया, यू वी और डब्ल्यू। तो हमने इसको लिख दिया डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखो, जब अपन डेल यू की वैल्यू ये थी, है ना, तो पहले निकालो डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x² प्लस Z² प्लस 6। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 2 2 4x,
तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4x। सेम चीज़ जब आप इसको dy यानी v को आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये y वाला टर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा 2y, बाकी y नहीं है तो वो हो जाएगा 0, और del w बाई del z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो 4x प्लस 2y प्लस del w बाई del z इज इक्वल टू 0 है। del w बाई del z की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, है ना, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -4xz माइनस 2yz प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यानी ये वेलोसिटी हुई कौन सी डायरेक्शन में, इट इज़ द वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब जितने भी अपन लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम होती है कि हम सॉल्व कैसे करें। सो आई विल ट्राई कि कितने ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा पाऊँ। इस लेक्चर के लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और उन क्वेश्चन के बेसिस पर आपको काफ़ी थ्योरीज पता चल जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप लोग वो ज़रूर देख पाओ। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फॉर 2D फ्लूइड फ्लो, कोई टू डायमेंशनल फ्लो है ना, क्या है, कोई 2 डायमेंशनल फ्लो है जिसमें u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रो इज इक्वल टू 1/x दिया है। तो बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v इफ फ्लो इज स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल। फ्लो क्या है यहाँ पर, स्टडी है और क्या है, इनकम्प्रेसिबल है ना। और यहाँ पर हमें 2 वैल्यू दे दी गई है, किसकी, रो और u की। किसकी वैल्यू दे दी गई है, रो और u की वैल्यू दे दी गई है। तो अगर फ्लो 2 डायमेंशनल है तो 2D फ्लो के लिए सबसे पहले चीज़ जो हमारा मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो डेल डॉट वी इज इक्वल टू अगर आपका 0 होता है तो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, यहाँ से आप क्या देखोगे, टू डी फ्लो है, यानी कि इसके 2 डायरेक्शन होंगे, यानी कि वी विल टॉक अबाउट ओनली एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स वाई डायरेक्शन की बात करोगे यानी आपके पास 2 वेलोसिटी होंगे, यू और वी वेलोसिटीज होंगी, राइट, यही दोनों होंगी, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, हमारे पास डेंसिटी भी दी है तो हम लिखेंगे डेल रो यू बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको रो और यू मतलब रो और यू की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पर देखो यू और रो की वैल्यू दे दी गई थी, तो आप इसको यहाँ पर रख दोगे, रो यू की वैल्यू आपको मिल गई, है ना। अब आपको रो की वैल्यू तो पता है पर यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ वी, तो आपके पास अगर वी की वैल्यू नहीं है ना, वी की वैल्यू नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि डेल रो वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू आपका क्या आएगा -1। और यहाँ से जब आप v की वैल्यू निकालोगे तो जो v आएगा वो आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू -y प्लस फंक्शन ऑफ x, और v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -xy प्लस फंक्शन ऑफ x, है ना। यही क्या आ गया अपना, ये है क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है, ये आप लोग ट्राई करने की, है ना। हालांकि वीडियो में तो मैंने सॉल्व कर रखा है बट वी विल नॉट डिस्कस इट बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम। सो मैं कोशिश करूँगी कि जब आपका फ्लूइड काइनेमेटिक खत्म हो जाए तब हम काफ़ी क्वेश्चंस की, यानी कि कुछ क्वेश्चंस की जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आने के चांसेस काफ़ी हैं, अपन वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लें, है ना। और वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, यानी जब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पर हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली, आप उसे यूज़ कर सकते हो, है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं वहाँ पर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन फील्ड की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन फील्ड, है ना। तो देखो हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, है ना। अब एक्सेलरेशन, ये तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर को अगर अपन टाइम से डिवाइड कर दें, है ना, तो वो क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन दे देगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ए वेक्टर यानी एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है अपना, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, रख दो यहाँ पर डी यू बाई डी टी आई प्लस डी वी बाई डी टी जे प्लस डी डब्ल्यू बाई डी टी के, है ना। इसको अपन बोल देंगे ए एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन। तो अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के जो एक्सेलरेशन है आप उसको ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट।
टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन कैलकुलेट करो। तब हमारे लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि कैसे कैलकुलेट करें, हमें पता नहीं होता है ना कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हालांकि इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, है ना, देखो हम अभी ए एक्स निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अगर अपन एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी यू बाई डी टी, है ना। तो हम ले लेंगे डी यू बाई डी टी। अब डी यू बाई डी टी है तो इसको क्या करोगे आप, मतलब तीन चीज़ें होती हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो आप क्या करो, डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, उसके बाद प्लस करके डी वाई से कर दो, डी डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू से कर दो, डी टी बाई डी टी से कर दो। क्यों? क्योंकि जो अपना फ्लो फील्ड वेरिएबल होता है ना, वो क्या होता है, जैसे आप वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी वी एक्स वाई जेड और टी होता है ना। तो यहाँ पर हमने फ्लो फील्ड वेरिएबल का कंसेप्ट लगाया है, जहाँ से हमें ये मिला है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, ना। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम अपना क्या हो गया, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होगी। यू आर टॉकिंग अबाउट डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी मतलब ये क्या हो गया, यू, है ना। क्योंकि आप एक्स डायरेक्शन की बात करो तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, यू होगी। तो यू डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद आप बात करोगे किसकी, अभी आप देखो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो, जब आप एक्स डायरेक्शन की बात करोगे तो हर जगह जो भी है अपना, ये यहाँ पर क्या होगा, यू ही होगा। मतलब यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर आपने लिखा है डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड, यही होगा ना। तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई और डी यू बाई डी जेड तो आपका सेम है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे देखो डी एक्स बाई डी टी हो रहा है, तो यानी कि ये यू डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, डी वाई बाई डी टी हो रहा है, बी डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, डी डब्ल्यू बाई डी टी हो रही है, डब्ल्यू डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, डी टी बाई डी टी तो खैर छोड़ो, वो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डी यू बाई डी टी बस बचेगा, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन आया वो ये आ गया, है ना। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो ये है, जेड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो ये आया। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करोगे तो डी यू यहाँ पर हर जगह कॉमन रहेगा, हर जगह वैल्यू क्या करेगा, यू वी डब्ल्यू, ठीक। जब आप वाई डायरेक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर वी कॉमन रहेगा, यानी कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू, ठीक। सेम चीज़ जेड के साथ है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं अपनी, है ना, यू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, वी डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। यानी कि ये जो डेल यू बाई डेल जेड वाले कंसेप्ट हैं यू वी और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसे, हम 3 चीज़ें बोलते हैं, डायरेक्शनल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, है ना, और एडवेक्टिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे बोला जाता है डायरेक्शनल या फिर कन्वेक्टिव या एडवेक्टिव एक्सीलरेशन, तब आप समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस 3 यानी कि यहाँ से लेके इस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से कौन सा कंपोनेंट बचा अपना, ये डेल वाई डेल टी वाला कंसेप्ट बचा ना, तो इसको हम बोलते हैं लोकल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, लोकल एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डेरिवेटिव को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी बाई डी टी से, जो कि इक्विवेलेंट होता है यू डेल वाई डेल एक्स, वी डेल वाई डेल वाई, डब्ल्यू डेल वाई डेल जेड प्लस डेल वाई डेल टी। और डी बाई डी टी को अब देखो यहाँ से देखो, तो यू डेल वाई डेल एक्स प्लस वी डेल वाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वाई डेल जेड, है ना। और हमें पता है कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल वाई डेल वाई प्लस डेल वाई डेल जेड, अपन यहाँ से ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद अपन देखें तो ये यू वी और डब्ल्यू वाले क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं ना डेल डॉट वी प्लस यहाँ से क्या बचा, डेल बाई डेल टी बचा, तो अपने इसको लिख दिया डेल बाई डेल टी। तो ये अपना क्या होता है, ये होता है टोटल डेरिवेटिव। यानी टोटल डेरिवेटिव का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो कैपिटल डी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर डॉट वी। देखो यहाँ पर ये इसको मतलब डॉट, ये डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन में समझ लेना कि डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्लस डेल बाई डेल टी, ठीक है। ये क्या था अपना टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला। यहाँ से फिर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे मतलब हम ज़्यादातर 2 फ्लो कंसिडर करते हैं, यूनिफॉर्म और स्टेडी फ्लो, है ना। तो जहाँ पर कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर लोकल या टेम्परल एक्सीलरेशन जो 0 होता है उसे हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो।
ठीक है। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या था, अभी आपने देखा था ना, जो पहले वाले टर्म थे उसे हम बोलते थे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, और जो बाद वाला टर्म था वो अपना था लोकल एक्सेलरेशन, है ना। तो यानी कि डेल वाई डेल टी अगर जीरो होता है तो वो अपना हो जाएगा स्टेडी फ्लो, राइट, क्योंकि ये लोकल एक्सेलरेशन है, और अगर बाकी सारे जीरो होते हैं तो वो अपना हो जाएगा यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो ये तो था अपना कुछ बेसिक ऑफ काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब हम बात करेंगे फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की। किसकी? फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक ये एक ऐसा मतलब अगर आप वर्ड देखो तो वर्ड ही डेफिनेशन बता रहा है। क्या डेफिनेशन बता रहा है? फ्लो विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम फ्लो को विजुअलाइज करने की टेक्निक पढ़ेंगे। विजुअलाइज मतलब होता है फ्लो को देखने की, फ्लो को स्टडी करने की टेक्निक अपन पढ़ेंगे। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अपन फ्लो को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या बात करेंगे, हम कुछ लाइन्स की बात करेंगे। किसकी? लाइन्स की, जिसमें हमारे पास 3 लाइन होती हैं। एक तो होता है स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन। स्ट्रीम लाइन है ना, स्ट्रीक लाइन, और होता है अपना पाथ लाइन। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रीम लाइन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। स्ट्रीम लाइन से ही स्ट्रीम ट्यूब डिराइव होती है, जहाँ से अपने बहुत सारे मतलब स्ट्रीम लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम देख लेते हैं स्ट्रीम लाइन को, है ना। होता क्या है कि मान लो फ्लो किस इस टाइप से जा रहा है ना, कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये है अपना फ्लो, राइट। स्ट्रीम लाइन जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? वो एक इमेजिनरी लाइन होती है। मतलब अगर ये फ्लो है ना, ये डिफरेंट आप पॉइंट कंसिडर कर लो इसके ऊपर, इमेजिनरी, राइट। इसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो जैसे जब जहाँ जहाँ पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आपको क्या बताएगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा, है ना। ये क्या बताएगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। जैसे कि अपन बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन के बाहर कोई भी मास का फ्लो नहीं होता, है ना। ऐसे आप बोल सकते हो कि स्ट्रीम लाइन जो है वो एक फिजिकल बाउंड्री जैसे भी बिहेव करती है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होना चाहिए कि स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरेक्ट क्यों नहीं करती, या फिर इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। इंटरेक्ट तो खैर नहीं, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? रीज़न है क्योंकि अगर जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, तो हमें वहाँ से 2 वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। किसी भी एक फ्लूइड पार्टिकल के 2 वेलोसिटी वेक्टर नहीं हो सकते। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी स्ट्रीम लाइन्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आई बात समझ में? अब एक चीज़ देखो, हम बात कर रहे हैं स्ट्रीम लाइन की, है ना, और स्ट्रीम लाइन पे हम क्या करते हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन देता है, किसका? वेलोसिटी का, है ना। यानी कि ये वेक्टर है, राइट। हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। हमें पता है डी एस इज इक्वल टू क्या होता है? डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड के। तो हम यहाँ पर डी एस क्रॉस वी का क्या ले लेंगे? वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। डी एस क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। तो डी एस क्या है? डी एस ये है आपका, है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये क्या है आपका? यू वी और डब्ल्यू है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे डेल एक्स बाई मतलब डेल एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डेल एक्स बाई यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल वाई बाई वी आ जाएगा। डेल वाई बाई वी इज इक्वल टू डेल जेड बाई डब्ल्यू, और डेल जेड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल एक्स बाई यू। तो अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इसके बाद हम देखते हैं पाथ लाइन, क्योंकि हमने आपसे बोला था हमारे पास 3 लाइन्स होती हैं, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रेक लाइन और पाथ लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाथ लाइन, है ना। मतलब हमने स्ट्रीम लाइन पढ़ लिया, अब हम पाथ लाइन की बात कर रहे हैं। पाथ लाइन मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे देखो यहाँ से ये एक कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से फ्लूइड पार्टिकल निकल रहे थे। अब ये फ्लूइड पहले पार्टिकल यहाँ था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ ऐसे टाइम के साथ ये वेरी करते कुछ इस टाइप से इसके अंदर मूवमेंट हुआ। तो इसका जो जो मूवमेंट था अलग अलग टाइम पर, उसको हमने अगर एक लाइन से मिला दिया
इसे हम क्या बोलेंगे, पाथ लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, पाथ लाइन बोलेंगे। अब देखो पाथ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, पाथ लाइन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या पाथ लाइन खुद से भी एक दूसरे मतलब खुद को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसका हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड के टाइम के बाद में हम क्या करते हैं, अगर फ्लूइड पार्टिकल का कोई पाथ ट्रेस करते हैं तो उसे बोलते हैं पाथ लाइन, है ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास बचा स्ट्रीक लाइन। क्या बचा, स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द फ्लूइड पार्टिकल दैट हैज़ पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो कि ये अपना फ्लूइड पार्टिकल था, हमने एक पर्टिकुलर प्लेस दे दिया और हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि टाइम टी के बाद ये यहाँ पहुँचेगा, है ना। इसे अगर ये फ्लूइड पार्टिकल एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ये पाथ ये जो है फिक्स्ड पॉइंट पास कर गया तो अपन इसको बोलते हैं स्ट्रीक लाइन। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। स्टडी फ्लो में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, है ना, लेकिन जो लोकल वेलोसिटी वेक्टर है वो सेम होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्रीम लाइन जो है, स्ट्रीम लाइन पैटर्न जो होता है वो चेंज नहीं होता किसके साथ, टाइम के साथ। यानी कि स्ट्रीम लाइन पैटर्न क्या हुआ, मतलब फ्लो अगर आपका ऐसे बह रहा है तो स्ट्रीम लाइन इमेजनरी लाइन होती है तो इस टाइप का दिखेगा, अगर आपका फ्लो ऐसा बढ़ता है तो ये इमेजनरी लाइन यहाँ पर बनेगी। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि जो स्ट्रीम लाइन पैटर्न है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, है ना। अब देखो कई बार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि स्ट्रीम, स्ट्रीक और पाथ लाइन क्या एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो जब भी हम स्टडी फ्लो की बात करें तो स्टडी फ्लो में क्या होता है, फॉर स्टडी फ्लो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन कोइंसाइड। स्टडी फ्लो के लिए जो तीनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती हैं, बट ये मैथमेटिकली ही पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल या फिजिकली पॉसिबल नहीं है, है ना। स्ट्रीम लाइन and streak lines are instantaneous whereas path line has some time and history associated with it। क्योंकि पाथ लाइन जो है वो डिपेंड करता है कि फ्लूइड पार्टिकल कहाँ पर मूव करा, है ना। तो इस वाले लेक्चर में अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने देखा पहले तो देखा कि फ्लूइड काइनेमेटिक के पढ़ने के कौन कौन से अप्रोचेज़ हैं, है ना, जिसमें हमने दो चीज़ें देखी, लैग्रेंजियन एंड आइलर अप्रोच। उसके बाद हमने ये देखा कि वेलोसिटी फील्ड मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन इंटीग्रल डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होते हैं। हालांकि हमने उसको शॉर्टकट में यहाँ पर देखा है, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल फर्दर, राइट। और मैं पूरा गारंटी लेती हूँ कि आप कंटिन्यूटी, मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशन इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगी कि ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, भले ही उतना बड़ा बड़ा आपको एंट्रेंस की बुक में दिखता होगा, बहुत ही छोटा और बहुत ही माइन्यूट है ये। सो डोंट वरी, वी विल मीट। अब देखो इसके बाद हम इसमें देखेंगे रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, सर्कुलेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अपन इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन पोटेंशियल फ्लो की बात करेंगे, है ना। पोटेंशियल फ्लो में अपने लेमिन जो है यूनिफॉर्म विथ इंक्लाइनेशन, वो सोर्स, सिंक, डबलेट, वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जहाँ से अपन लिफ्ट वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल मीट इन another lecture, and if you have any doubt or you want to study any specific topic, then you can comment. I will try to provide you a detailed video of that topic. Thank you.